अस्सलाम वालेकुम। अब हम सेकंड पार्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस पढ़ते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे वीडियो लेक्चर पे प्रेजेंट है, जिसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वो फर्स्ट पार्ट आप देख ली, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जिनमें हमने एमसीक्यूज भी मेंशन किए हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि नर्सिंग डायग्नोस और मेडिकल डायग्नोस में क्या फ़र्क है। नर्सिंग डायग्नोस वो हमारे पास बनाते हैं नर्सिस, और मेडिकल डायग्नोस हमारे पास बनाते हैं डॉक्टर या फिजिशियन, वो मेडिकल जजमेंट के बाद। तो अब इनका डिफरेंस आप एमसीक्यूज के लिए भी याद रख लें, और इसमें आपके पास जो मिड का पेपर है वो भी आता है। तो नर्सिंग डायग्नोस क्या है कि इट इज द स्टेटमेंट ऑफ नर्सिंग जजमेंट एंड रिफर टू कंडीशन दैट नर्स आर लाइसेंस टू ट्रीट। इसमें क्या होते हैं कि नर्सिंग डायग्नोस में हम वो तमाम चीज़ें जो हमने जज की हुई हैं, वो तमाम चीज़ें जिसकी वजह से हमें लाइसेंस मिला है, जो हमारे लाइसेंस के प्रोटोकॉल वगैरह में शामिल हैं, कि वो चीज़ें हम डायग्नोस कर सकते हैं, तो वो नर्सिंग डायग्नोस में आते हैं। जबकि मेडिकल डायग्नोस में हमारे पास इट इज़ मेड बाई फिजिशियन एंड रिफर टू कंडीशन दैट ओनली फिजिशियन कैन ट्रीट। इसमें वो चीज़ें होती हैं जो सिर्फ फिजिशियन से रिलेटेड हो। नर्सिंग डायग्नोस में हमारे पास क्या होते हैं कि इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ नर्सिंग जजमेंट। ये नर्सिस जजमेंट के बाद जो स्टेटमेंट आते हैं वो नर्सिंग डायग्नोस में आते हैं, और मेडिकल डायग्नोस में जब मेडिकल जजमेंट के बाद जो स्टेटमेंट आते हैं वो फिर मेडिकल डायग्नोस में आते हैं। तीसरा डिफरेंस ये है कि इट डिस्क्राइब अ पेशेंट फिजिकल, सोशियो कल्चर, साइको सोशल, स्पिरिचुअल रिस्पांस टू एन इलनेस आर अ हेल्थ प्रॉब्लम। इसमें क्या होते हैं कि नर्सिंग डायग्नोस में पेशेंट को होलिस्टिकली ट्रीट किया जाता है, उसको प्रॉब्लम की तरफ से उसका फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल कल्चर, स्पिरिचुअल जितने टाइप के भी हमारे पास रिस्पांस है, वो तमाम जो है वो हम नर्सिंग डायग्नोस में लिखते हैं। जबकि मेडिकल डायग्नोस में रिफर टू डिजीज प्रोसेस, मेडिकल डायग्नोस में सिर्फ पैथोलॉजिकल, पैथोफिजियोलॉजिकल रिस्पांस कि उस पर्सन को जो डिजीज है, तो उस डिजीज की वजह से उसके फिजिकल प्रॉब्लम कौन से हैं, सिर्फ हम वो चेक करते हैं। इसमें हम जो है उसके साइकोलॉजिकल, सोशल, ये चीज़ें हम मेडिकल डायग्नोस में मेंशन नहीं करते। इसके बाद डिफरेंस हमारे पास क्या है कि दिस रिस्पांसेस वेरी अमंग इंडिविजुअल। ये रिस्पांस डिफरेंट लोगों में डिफरेंट होते हैं, क्योंकि कुछ लोग डिजीज की तरफ एक अलग रिस्पांस शो करते हैं, बाकी कुछ और रिस्पांस शो करते हैं। लेकिन जो मेडिकल डायग्नोस होंगे वो सेम होंगे, यूनिफॉर्म होंगे। मींस टाइफाइड अगर किसी पर्सन को है तो उसमें क्या होगे, उसमें हमारे पास टाइफाइड बैक्टीरिया होगी। तो ये हमारे पास मेडिकल डायग्नोस वो यूनिफॉर्म और फिक्स होते हैं हर एक पेशेंट को। नर्सिंग डायग्नोस फिक्स नहीं होते। नर्सिंग डायग्नोस में हमारे पास चेंज हो सकते हैं पेशेंट के रिस्पांस के उससे, लेकिन मेडिकल डायग्नोस जो हमारे पास है वो जब तक डिजीज की ओर नहीं हो जाती तब तक वो मेडिकल डायग्नोस वो सेम होते हैं। नर्सिंग डायग्नोस को हम रिलेट करते हैं टू द नर्सिस इंडिपेंडेंट फंक्शन। क्या है कि नर्सिस डायग्नोस रिलेट टू द नर्सिस इंडिपेंडेंट फंक्शन। ये नर्सिस के इंडिपेंडेंट फंक्शन की तरफ रिलेट होते हैं, कि वो फंक्शन जिसके लिए नर्सिस जो है वो उनको लाइसेंस वगैरह इशू है, तो ये उसके बिहाफ पे होते हैं। लेकिन नर्सिस आर ऑब्लिगेटेड टू कैरी आउट फिजिशियन प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट। लेकिन मेडिकल डायग्नोस में क्या है कि हमारे पास मेडिकल डायग्नोस में वो चीज़ें वो नर्स अगर करती है, लेकिन क्या करेगा वो डॉक्टर जो है वो उसको प्रिस्क्राइब करेगा। तो डॉक्टर की चीज़, डॉक्टर की बताई हुई चीज़ों को अगर वो डायग्नोस वगैरह में जो है वो यूज़ करते हैं, या एडमिनिस्टर वगैरह अगर कोई मेडिसिन वगैरह करते हैं, लेकिन अंडर डॉक्टर सुपरविजन या उसके प्रिस्क्रिप्शन के बाद, तो फिर वो मेडिकल डायग्नोस में आता है। इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, ये हमारे पास अब डायग्नोस है कि इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न। तो ये आपने एक चीज नोट कर ली, तो इसके लिए मेडिकल डायग्नोस क्या होगा, अस्थमा होगा। तो अस्थमा जो हमारे पास लंग्स प्रॉब्लम है, तो ये जिन भी पेशेंट को अस्थमा होगा डॉक्टर उनको सेम ट्रीट करेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि अस्थमा में एक पेशेंट को ज्यादा खराब करे, किसी को कम खराब करे। तो ये फिर हमारे पास नर्सिस डायग्नोस जो हमने बनाई ये चेंज हो सकते हैं, ये साइन सिम्टम की बिहाफ पे है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस, एक्टिविटी हमारी नहीं हो रही है, तो यहाँ पे उन्होंने लिखे हैं सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। अगर सीवीए के साथ कोई पर्सन है सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के साथ, तो जरूर बात है वो एक्टिविटी नहीं कर सकता। लेकिन एक्टिविटी इंटॉलरेंस वो हमारे पास चेंज हो सकते हैं, लेकिन सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट जो है वो पेशेंट की ट्रीटमेंट तक जो है वो चेंज नहीं होंगे, वही मेडिकल डायग्नोस होगी। इस तरह एक्यूट पेन एपेंडिसाइटिस, तो ये स्लाइड जो है आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि इसमें ये नर्सिंग डायग्नोस है, ये हमारे पास मेडिकल डायग्नोस है। इस तरह
तरह के एमसीक्यू जो है वो पेपर में आते हैं। अब हम आ जाते हैं थर्ड स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस पे, जो प्लानिंग इज द थर्ड फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इन विच द नर्स एंड क्लाइंट डेवलप क्लाइंट गोल, डिजायर आउटकम एंड नर्सिंग स्ट्रेटेजीज टू प्रिवेंट, रिड्यूस और एलिवेट द क्लाइंट्स हेल्थ प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास थर्ड प्रोसेस है जिसमें डायग्नोज को सामने रखकर नर्सिस क्लाइंट के साथ उनकी विद इन कॉपरेशन के साथ क्या करता है, वो प्लानिंग करता है कि हम किस तरीके से जो है इस पर्सन को जो है उसकी केयर कर सकते हैं, उसके प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग क्लाइंट गोल एंड डिजाइनिंग द नर्सिंग इंटरवेंशन रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट, रिड्यूस और एलिमिनेट द क्लाइंट्स हेल्थ प्रॉब्लम। ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम गोल फॉर्म करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं नर्सिस जो रिक्वायर्ड इंटरवेंशन होती है वो बनाते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि पेशेंट्स की हेल्थ प्रॉब्लम को या तो एलिमिनेट किया जाता है फुल या उसको कम से कम किया जाता है। तो वो तमाम हम प्लानिंग इसमें करते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, और प्लानिंग में क्या होते हैं कि हम प्लानिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास कोई डिसीजन मेक हो जाए और हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं प्लानिंग के टाइप्स, एमसीक्यूज के लिए आप इन्हें याद रख लें। एक है इनिशियल प्लानिंग विच इज डन आफ्टर द इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट हम करते हैं, तो इनिशियल असेसमेंट क्या होता है तो वो हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपके साथ एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो जो इनिशियल जो स्टार्ट में असेसमेंट किया जाता है पेशेंट का, उस टाइम पे जब हम प्लान कर लेते हैं उस पर्सन के लिए कोई चीज़, उसके लिए कोई मेडिकेशन या उसके लिए कोई असेसमेंट, उसके लिए कोई हमारे पास प्रोसीजर वगैरह, तो वो हमारे पास आ जाते हैं इनिशियल प्लानिंग में। द नर्स हु परफॉर्म द एडमिशन असेसमेंट यूजुअली डेवलप एन इनिशियल कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ केयर। और क्या होते हैं कि जो पेशेंट को एडमिट करता है जो नर्स, तो उसके एडमिशन के वक्त वो हमारे पास जो है एक तफसील के साथ प्लान बना लेते हैं कि पहले हमने इसको ये कराना है, फिर ये प्रोसीजर कराना है, फिर इसको हमने इस वार्ड में शिफ्ट करना है, फिर ये करेंगे वो करेंगे, वो तमाम इनिशियल प्लानिंग में वो करते हैं। ऑनगोइंग प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्लानिंग एज नर्स obtain new information and evaluate the client response to care, they can individualize the initial care plan further। क्या होते हैं कि एक पर्सन आपके पास एडमिट है, तो आपने डे बाय डे उसके लिए आप कोई प्लानिंग बना रहे हैं, ये उसके साइन सिम्टम वगैरह की वजह से अगर आप कोई प्लानिंग वगैरह करते हैं, तो ये ऑनगोइंग जो असेसमेंट के बिहाफ पे जो प्लानिंग होती हैं तो वो फिर हमारे पास कहलाती हैं ऑनगोइंग प्लानिंग। किस तरह कि अगर आपके पास कोई पर्सन है, पेशेंट है, वो आपके संडे को एडमिट हो गया, अब संडे मंडे ट्यूसडे इस तरह दिन गुजरते जा रहे हैं, कभी उसे कोई प्रॉब्लम है तो आपने वो प्रॉब्लम एसेस करके उसे वो प्लानिंग बनाई, फिर वो प्रॉब्लम ठीक हो गई, कोई और प्रॉब्लम दरमियान में आती है, तो ये उसके केयर के साथ ऑनगोइंग जितनी भी प्रॉब्लम आते हैं उसके लिए आप प्लानिंग वगैरह बनाते जाते हैं, तो ये ऑनगोइंग प्लानिंग कहते हैं। इसके बाद कहते हैं डिस्चार्ज प्लानिंग। डिस्चार्ज इसके नेम से ज़ाहिर है कि जब हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं तब भी एक प्लान बनाते हैं कि इस पर्सन ने कौन कौन सी चीज़ें खानी है, कौन कौन सी चीज़ें इसने यूज़ नहीं करनी, इसने कौन सी चीज़ों से परहेज करना है, एक्सरसाइज करना है, क्या नहीं करना, तो वो हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर रिलेटेड जो प्लानिंग होती है वो डिस्चार्ज प्लानिंग कहलाती है। अब प्लान में क्या करते हैं, हम पहले प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज करेंगे कि हमारे पास कौन सा प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिटिकल है जिसको हमने पहले ट्रीट करना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम गोल बना लेते हैं, डिजायर आउटकम हमारे पास कौन से होंगे उसके लिए हम गोल बना लेते हैं। उसके बाद फिर हम नर्सिंग इंटरवेंशन सेलेक्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, वो नर्सिंग इंटरवेंशन हम प्लान में लिखेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, सेटिंग प्रायोरिटीज। The nurse begin planning by deciding which nursing diagnosis require attention first, which second and so on। देखो अगर हमारे पास एक पेशेंट आता है आरटीए का, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का आता है, तो उससे हमारे पास मल्टीपल प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये है कि उसका एयरवे ब्लॉक है, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि उसके बोन फ्रैक्चर है, तीसरी प्रॉब्लम ये है कि उसे क्या हो रही है, उससे हमारे पास ब्लीडिंग हो रही है। तो फिर आपने क्या करना होगा, आप प्रायोरिटाइज इस तरह करेंगे कि पहले आप उसका एयरवे की प्लानिंग करेंगे कि हमने किस तरह इसका एयरवे ओपन रखना है ताकि ये सांस ले सके। दूसरा फिर उसके लिए हमने ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, फिर उसके बाद हमने फ्रैक्चर को देखना होगा। तो ये एक प्रायोरिटी है। तो हम कैसे कहते हैं कि हम नर्सिंग डायग्नोस वगैरह को प्रायोरिटी उसको क्या है अटेंशन बेस पे उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह प्रायोरिटी में रख लेते हैं। नर्सिस
फ्रीक्वेंटली यूज मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड व्हेन सेटिंग प्रायोरिटीज। और जब प्रायोरिटी को सेट करती हैं तो मैस्लो हायरार्की जो है वो नर्सेज यूज करती हैं। ये सेंटेंस आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अब मैस्लो हायरार्की क्या है वो हमारे पास अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे आप देख लें, ये हमारे पास मैस्लो हायरार्की है। ये एक हायरार्की मैस्लो ने जो है उसने प्रेजेंट कर ली। तो इसमें हम पर्सन्स के नीड्स को जो है उसने हमने कैटेगराइज किया है कि पहले हमारे पास पर्सन की फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, उसके लिए एयर, वाटर, फूड, सेक्स जिसमें आते हैं, स्लीप्स, होमोस्टेसिस, एक्सक्रीशन वगैरह, ये उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। उसके बाद फिर हमने जब ये नीड पूरे हो जाए फिर उसकी सेफ्टी की बात आ जाती है। जब वो सेफ्टी के नीड उसके पूरे हो जाते हैं फिर लव एंड बिलोंगिंग। तो ये हमारे पास मैस्लो हायरार्की है जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, उस पर्सन के नीड्स को प्लान करते हैं कि पहले हमने फिजियोलॉजिकल नीड पूरे करने होंगे, फिर उसके बाद सेफ्टी की बात आ जाती है। जब हम इनको कवर कर लें फिर इसके बाद हमने लव एंड बिलोंगिंग जिसमें फ्रेंडशिप, फैमिली, सेक्सुअल इंटीमेसी वगैरह, तो ये हम इसके बेस पे हम जो है प्रायोरिटाइज कर लेते हैं प्लानिंग को। इसके बाद एस्टेब्लिश क्लाइंट्स गोल डिजायर आउटकम। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग प्रायोरिटी द नर्स सेट गोल फॉर ईच नर्सिंग डायग्नोज। जब हमारे पास जो है प्रायोरिटीज हमने कर लिया कि कौन से प्रॉब्लम को हमने पहले ट्रीट करना है, उसके बाद फिर नर्स क्या क्या लेती है, उसके बाद नर्स बना लेती है गोल या डिजायर आउटकम कि मैंने क्या क्या करना होगा ताकि मेरे पास ये गोल अचीव हो जाए। वो गोल क्रिएट कर लेती है, बना लेती है कि हमने क्या करना है, हमने इस पर्सन को स्टेबल भी करना है, हम इन्हें इस पर्सन को हेल्थी भी बनाना है। तो ये जितनी भी गोल सेट कर लेती हैं वो हमारे पास उसमें होती है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास दो टाइप्स गोल हैं। तो एमसीक्यूज के लिए आप इनको याद रख लें कि टाइप ऑफ गोल कौन से होते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, एक लॉन्ग टर्म। वो गोल जो हमने विद इन वीक जो है उसको अचीव करना होते हैं वो हमारे पास शॉर्ट टर्म गोल है। किस तरह के, अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है और उसका टेम्परेचर हाई है तो हम गोल बना लेते हैं कि हमने इसको कोर्स स्पंजिंग करनी है, इसको हमने एंटीपायरेटिक वगैरह देने हैं और ये हमने विद इन हार्स या विद इन डेज हमने इसका टेम्परेचर जो है इसको जल्द से जल्द कम करना है। तो ये हमारे पास फिर आ जाते हैं शॉर्ट टर्म गोल में। लॉन्ग टर्म गोल में क्या कहते हैं कि इसमें हम ऐसे ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं जिसमें क्या होते हैं, जो लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए होते हैं, जिसमें एक वीक्स या मंथ्स भी हमारे पास लग सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म गोल का क्या है कि क्लाइंट विल बी अचीव कंफर्ट विद इन 24 आवर पोस्ट ऑपरेटिवली, क्लाइंट विल रेज राइट आर्म एंड शोल्डर हाइड बाय फ्राइडे। क्या है कि इसमें हम ऐसा कर लेते हैं कि एग्जाम्पल उन्हें कि एक ऑपरेशन बंदे का हो गया है तो हमने गोल बना लिया कि ये पर्सन हमारे पास 24 आवर के दौरान जो है हमने इसको इस काबिल बनाना है कि ये 1-2 दिन में अपने हाथ वगैरह को मूवमेंट दे सके। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम क्या करेंगे कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है तो हमने उसको इस काबिल बनाना है कि वो विद इन 6 वीक्स जो है या 6 वीक्स या 1.5 महीना 2 महीनों में जो है वो ये हमारे पास हाथ को मूवमेंट दे सकता है, वो चल सकता है। तो वो प्लानिंग हमने 6 वीक के लिए बनाई तो ये फिर हमारे पास लॉन्ग टर्म गोल में आ जाता है। इसके बाद प्लानिंग प्रोसेस में हम तीसरा हमारे पास आ जाते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिस इंटरवेंशन इज एनी ट्रीटमेंट दैट नर्स परफॉर्म टू इंप्रूव पेशेंट हेल्थ। तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं कि वो ट्रीटमेंट जो हम सोच लेते हैं कि ये हम करेंगे ताकि इस पर्सन की ये डायग्नोज जो डिजीज हुई है तो वो ट्रीट हो जाए, ये साइन सिम्टम उसके इंप्रूव हो जाए, ये हेल्थ प्रॉब्लम उसके लिए इंप्रूव हो जाए। तो उसके लिए हम जो ट्रीटमेंट सोच लेते हैं, जो बना लेते हैं, वो फिर हमारे पास आ जाते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन में। दीज आर द एक्शन दैट नर्स परफॉर्म टू अचीव डिक्लाइन गोल। और इंटरवेंशन वो तमाम एक्शन है जो अब नर्स परफॉर्म करने जा रही होती है ताकि उस पर्सन को जो है प्रॉब्लम वो ट्रीट हो सके। टाइप ऑफ नर्सिस इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन के टाइप्स क्या हैं हमारे पास, एक इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन है। इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन वो इंटरवेंशन है कि जिसके लिए नर्सिस को लाइसेंस मिला हुआ है, कि जिसके लिए नर्स जो है वो इंडिपेंडेंटली इंटरवेंशन बना सकती हैं, वो पेशेंट से नहीं, वो किसी और का हेल्प नहीं लेगी, वो इंडिपेंडेंटली उसके पास नॉलेज और स्किल इतने होते हैं कि वो हमारे पास इंटरवेंशन वो बना सकती है। दूसरा डिपेंडेंट इंटरवेंशन आर एक्टिविटीज कैरिड आउट अंडर द अदर आर सुपरविजन ऑफ अ लाइसेंस्ड फिजिशियन। इसके बाद हमारे पास जो डिपेंडेंट इंटरवेंशन होते हैं, डिपेंडेंट इंटरवेंशन वो इंटरवेंशन है कि जो नर्स बनाती हैं लेकिन अंडर सुपरविजन ऑफ फिजिशियन,
वो खुद से नहीं बना सकती वो इंटरवेंशन, सही है। और तीसरा हमारे पास जो है वो कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन है, जो हमारे पास डॉक्टर और नर्स एक दूसरे के साथ विद इन कॉपरेशन, इसमें हेल्थ केयर टीम विद इन कॉपरेशन एक दूसरे के मशवरा वगैरह के साथ जो इंटरवेंशन बनाती है, तो वो हमारे पास कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन में आता है। इसके बाद फोर्थ स्टेप जो हमारे पास है वो है इम्प्लीमेंटेशन। तो अब इंटरवेंशन भी हमने बना ली, तो इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पर्सन पे इम्प्लीमेंट करेंगे हम इसको किस तरह कि इन द नर्सिंग प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन इज द एक्शन फेज इन विच द नर्स परफॉर्म द नर्सिस इंटरवेंशन। देखो हमने इंटरवेंशन बना ली है कि हम इस पर्सन को जो है एंटीपायरेटिक देंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन में क्या करते हैं कि आप जो है उसको या प्रोवास इंजेक्शन, वो आप उसको प्रोवास इन्फ्यूजन वगैरह लगा लेते हैं, या आप क्या करते हैं आप उसको जो है टेबलेट वगैरह दे लेते हैं एंटीपायरेटिक। तो ये जो एक्शन आप करने जा रहे हैं तो इसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ डूइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द एक्टिविटी दैट आर स्पेसिफिक नर्सिस एक्शन नीडेड टू कैरी आउट द इंटरवेंशन। देखो जो इंटरवेंशन आपने बनाए थे तो अब उनको जो है परफॉर्म करने के लिए अब आप एक्शन जो करते हैं जो स्पेसिफिक होता है जो उस पर्सन के सेहत के लिए, तो फिर वो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन में आता है। द नर्स परफॉर्म a delegate the nurse's activity for intervention that were developed in the planning step and then conclude the implementation step by recording नर्सिस एक्टिविटी एंड द रिजल्टिंग क्लाइंट रिस्पांस। क्या होते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन में ऐसा होते हैं कि जो मेडिकेशन, जो चीज़ें उन्होंने प्लानिंग वगैरह की थी, इंटरवेंशन जो उन्होंने बनाए थे, अब उन इंटरवेंशन को अप्लाई कर लेते हैं उस पर्सन पे, फिर उसको डॉक्यूमेंट भी कर लेते हैं, जिस तरह हम जो है पेशेंट फाइल में डॉक्यूमेंट करते हैं कि मैंने ये इंजेक्शन इस पेशेंट को लगाई, और उसके साथ पेशेंट का रिस्पांस भी लिख लेते हैं कि एंटीपायरेटिक लगाया तो उसमें कुछ टाइम के बाद उस पर्सन का जो हमारे पास क्या है टेम्परेचर कितना कम हो गया। तो ये फिर हमारे पास जो है इम्प्लीमेंटेशन में हम करते हैं। अब प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग normally include the following: reasoning the client, reassessing the client, determining the nurse needs for assistance। देखो हम क्या करते हैं कि जब इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं तो हम पेशेंट को असिस्ट करते हैं और देखते हैं कि इस नर्स को असिस्टेंट की ज़रूरत है या नहीं, ये नर्स जो है वो एलोन ये काम कर सकेगी या नहीं। मीन जिस तरह हमारे पास ओबेस पर्सन होते हैं, पोजीशनिंग वगैरह होती है, तो उन चीज़ों में हमें नर्स को असिस्टेंट की ज़रूरत है या नहीं है। इम्प्लीमेंटिंग द नर्सिस इंटरवेंशन, इसमें हम नर्सिस इंटरवेंशन को उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सुपरवाइजिंग द डेलीगेटेड केयर, जो केयर हमारे पास जो किसी और ने हमारे जिम्मे किया है हम उसको सुपरवाइज करें, या जो वर्क हम किसी और नर्स के हवाले कर लेते हैं तो हम फिर उसकी सुपरविजन भी करेंगे। डॉक्यूमेंटिंग नर्सिस एक्टिविटी, और नर्सिस एक्टिविटी डॉक्यूमेंट है या नहीं है। अब रीअसेसिंग द क्लाइंट, जस्ट बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एन इंटरवेंशन द नर्स मस्ट रीअसेस द क्लाइंट टू मेक श्योर द इंटरवेंशन स्टिल नीडेड। देखो एक इंटरवेंशन एक नर्सिस प्रोसेस के थ्रू जब हमने इंटरवेंशन बना लिए तो उसके बाद क्या होते हैं, उसके बाद हम पेशेंट को फिर एसेस कर लेते हैं कि आया इस पर्सन को अब इन इंटरवेंशन की जरूरत है या नहीं है। तो ये रीअसेसिंग द क्लाइंट है। डिटरमाइन द नीड्स, नर्स नीड फॉर असिस्टेंट। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमने ये भी डिटरमाइन करना है कि इस नर्स को असिस्टेंट की जरूरत है या नहीं है। ये नर्स ये प्रोसेस इंडिविजुअली परफॉर्म कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। इसके बाद द नर्स इज अनएबल टू इम्प्लीमेंट द नर्सिंग एक्टिविटी सेफली और एफिशिएंटली एलोन, लाइक एम्बुलेटिंग एन अनस्टेडी ओबेस्ड क्लाइंट, असिस्टेंट वुड रिड्यूस स्ट्रेस ऑन क्लाइंट। अच्छा अब देखो इसमें क्या है कि हमारे पास नर्स को कब नीड होती है, जब हमारे पास ओबेस पर्सन है तो उसको एम्बुलेशन है, या कोई इस तरह पर्सन है जिसको हम इंडिविजुअली जिसको हम जो है एलोन ट्रीट नहीं कर सकते, तो उस टाइम नर्स को होती है एक असिस्टेंट की ज़रूरत। और जब एक असिस्टेंट नर्स के साथ होता है वो म्यूचुअली, तो वो क्या होते हैं उससे हमारे पास क्लाइंट का जो स्ट्रेस है वो भी रिड्यूस होता है और नर्स एक स्किल अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकती है। द नर्स लेक द knowledge or skill to implement a particular nursing activity. A nurse who is not familiar with a particular model of traction equipment need assistance the first time is applied। क्या होते हैं कि अगर हमारे पास कोई नर्स इस तरह है कि जिसके पास नॉलेज या स्किल की कमी है, तो फिर जब ये फर्स्ट टाइम कोई वो प्रोसीजर वगैरह करेगी तो इस टाइम इसको असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इस टाइम जो है आपने
ये अंडर सुपरविजन या असिस्टेंस के साथ जो है वो काम करेगी कि उसके पास नॉलेज या स्किल आ जाए। इम्प्लीमेंटिंग द नर्सिस इंटरवेंशन, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन टू द क्लाइंट व्हाट इंटरवेंशन विल बी डन, व्हाट सेंसेशन टू एक्सपेक्ट, what the client is expected to do and what the expected outcome is। MCQs के लिए याद रख लें। देखो, जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जब हम मेडिकेशन वगैरह करते हैं या कोई भी प्रोसीजर करते हैं, तो फिर क्या करते हैं, तो हम उस पर्सन को फुल एक्सप्लेन कर लेते हैं उसके सामने। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये व्हाट सेंसेशन टू एक्सपेक्ट, कि वो क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। सही है, वो क्लाइंट जो है व्हाट द क्लाइंट, वो क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है, उस ये जो प्रोसीजर हो रहा है इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि इसका क्या आउटकम आएगा। तो ये तमाम चीज़ें आप क्लाइंट के साथ एक्सप्लेन करके उसे बताएंगे। फॉर मेनी नर्सिंग एक्टिविटी इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंश्योर द क्लाइंट प्राइवेसी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग डोर, पुलिंग कर्टेन्स और ड्रॉपिंग दी क्लाइंट। क्या है कि इसमें ऐसा होता है कि इम्प्लीमेंटेशन के दौरान हमने पेशेंट की प्राइवेसी का भी ख्याल रखना है। अगर हम कैथेटराइजेशन कर रहे हैं या किसी जो है पेशेंट को हम बटक्स पे IM लगाते हैं या कोई फीमेल हम उसको IM जो है कोई भी मसल्स वगैरह पे जो है हम वो करते हैं या कोई भी इस तरह प्रोसीजर करते हैं, तो हमने उस पेशेंट की प्राइवेसी का भी ख्याल रखना होगा इम्प्लीमेंटेशन के दौरान। इम्प्लीमेंटेशन के दौरान हम पेशेंट को ये भी बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा, आप जो है इसका पर्पस क्या है, तो ये चीज़ें भी हम उसको एक्सप्लेन करके देंगे। सुपरवाइजिंग डेलीगेटेड केयर, इफ केयर हैज बीन डेलीगेटेड टू अदर हेल्थ केयर पर्सनल, द नर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइंट ओवरऑल केयर मस्ट इंश्योर दैट एक्टिविटी हैव बीन इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू केयर प्लान। क्या कहते हैं कि हमारे पास कभी कभार ऐसा होता है कि एक नर्स या एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर वो अपना पेशेंट किसी और नर्स के हवाले कर लेता है। फिर जब वो किसी और नर्स के हवाले वो पर्सन कर लेते हैं, लेकिन उस नर्स को ये चाहिए कि वो सुपरवाइज भी करे कि ये मेरा पेशेंट है, मैंने किसी और के हवाले भी किया है, लेकिन फिर भी इसकी कंडीशन किस तरह है, इसकी ट्रीटमेंट किस तरह हो रही है। तो ये सुपरवाइजिंग भी हमने करनी है। इसके बाद other caregiver may be required to communicate their activity to the nurse by documenting them on the client record, reporting verbally or filling out a written form। और कहें कि जिस पर्सन के हवाले हमने काम दिया है तो उस पर्सन को भी चाहिए कि वो जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं फिर वो हमारे साथ डिस्कस करे, उसको रिटन फॉर्म में अपने पास लिखे या रिपोर्ट वगैरह जो है वो उसके पास होना चाहिए। The nurse validate and responds to any adverse finding or client response. This may involve modifying the nurse care plan। क्या होते हैं कि फिर नर्स ने ये भी चेक करना होगा कि ये क्लाइंट का रिस्पांस कैसा आ रहा है। अगर वो तमाम चीज़ें जो है वो नर्सिंग केयर प्लान के बेस पे जो हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो उस पर्सन को सही मिल रहा है तो सही है, लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम फिर अपने नर्सिंग केयर प्लान को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने जो इम्प्लीमेंटेशन कर ली, जो मेडिकेशन कर लिए, जो प्रोसीजर कर लिए, फिर हम क्या कर लेते हैं, उसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। आफ्टर कैरिंग आउट द नर्सिंग एक्टिविटी, द नर्स कंप्लीट द इम्प्लीमेंटिंग phase by recording the intervention and client response in the nursing progress notes। फिर क्या करते हैं कि उसके बाद फिर हम डॉक्यूमेंट भी कर लेते हैं कि ये एक्टिविटी जो मैंने यहाँ पे कर ली, जो मेडिकेशन वगैरह मैंने उसको दे दिए, अब मैं इसको डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ कि ये प्रोसीजर हमारे पास हो गया। अब डॉक्यूमेंटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कल को कोई भी इशू वगैरह आ जाते हैं फिर हमारे पास प्रूफ होते हैं कि ये चीज़ इन डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास प्रेजेंट है, ये प्रोसीजर हुआ था हमारे पास। इसके बाद आ जाते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन इज अ प्लान्ड ऑनगोइंग पर्पसफुल एक्टिविटी इन विच द नर्स डिटरमाइन। एवोल्यूशन हमारे पास एक प्लान ऑनगोइंग और पर्पसफुल एक्टिविटी है जिसका पर्पस क्या होगा कि जो हमने नर्सिंग प्रोसेस बनाया था, वो जो हमने जो है क्लाइंट पे जो प्रोसीजर किया था, जो हमने इंटरवेंशन वगैरह किए थे, तो वो गोल जो हमने बनाए थे वो हमारे पास अचीव हुए हैं या नहीं। तो ये हम इवैल्यूएशन में चेक करते हैं द इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग केयर प्लान। और जो हमने प्लानिंग की थी नर्सिस के लिए वो किस हद तक इफेक्टिव है, ये भी हम इवैल्यूएशन में जो है वो
बनाते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है इवैल्यूएशन में। तो ये हमारे पास कहता है, ये हमारे पास नर्सिंग केयर प्लान का लेक्चर था जो कि 2 वीडियो में है। एक वीडियो जो है वो फर्स्ट है, ये सेकंड वीडियो है। इसका फर्स्ट का ग्रुप लिंक, वीडियो लिंक जो है वो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहीं से आप इसको देख सकते हैं। लाइक करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को। ओके, थैंक यू।